नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित खल। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो 2003 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका न्यूज़ वर्ल्ड में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले चलते हैं बिहार के सिवान, जहाँ के आप रहने वाले हैं और जहाँ पर आपकी स्कूली शिक्षा आपने प्राप्त की है। किस तरीके का माहौल रहा, क्योंकि सिवान उस समय बहुत डेवलप नहीं रहा होगा, पढ़ाई के उतने बड़े संसाधन नहीं रहे होंगे, लेकिन आपने एक बड़ा सपना देखा और उसको साकार किया और एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पर बनकर सामने आए और जनता की सेवा में आप लगे हुए हैं। तो सबसे पहले पढ़ाई पर आपके चलते हैं। स्कूली शिक्षा में किस तरीके का उस समय चैलेंज होता था सर? शिक्षा हमेशा से हमें विकसित होने में मदद करती है और संसाधन हो सकता है कम या ज़्यादा हो, किसी छोटे शहर में, छोटे कस्बे में संसाधनों की संख्या कम हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कितनी एक इच्छा शक्ति के साथ उस अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आपका माहौल कितनी मदद करता है, आपके आसपास के आपके परिवार, आपके मित्र, आपके साथ के जो लोग होते हैं, वहाँ एक कैसा माहौल मिलता है, ये चीज़ें आपको अंततः आगे बढ़ने में मदद करती हैं। हम कहाँ पे हैं और किस जगह पे मात्र एक संजोग है, किसी के वश में नहीं, लेकिन उन परिस्थितियों को सकारात्मक ढंग से ले करके आगे बढ़ना ये हमारे हाथ में है। तो इन चीज़ों को ले करके एक काफ़ी हमें सकारात्मक माहौल मिला, अच्छे शिक्षक मिले, अच्छे पारिवारिक सहयोग, हमारे मित्र और जो साथ के लोग थे उनका बेहतर सहयोग रहा और अंततः शिक्षा का जो स्तर था लगातार उसको अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ हम लोगों ने अच्छी एक टीम वर्क के साथ पढ़ाई की और अंततः उसका परिणाम बेहतर रहा। क्विज कंपटीशन सर उस वक्त बहुत होते थे और उसमें आप एक दफ़ा टॉपर भी आए, और तो किस तरीके से पढ़ाई होती थी और किस तरीके के क्वेश्चन उस समय पूछे जाते थे? क्विज की जहाँ तक बात है, क्विज मेरा बचपन से एक शौक़ था और अब जो बात करें शुरू में गांव में भी बहुत सारे हमारे स्कूल थे, हो सकता है स्कूल में छोटे स्कूल थे, थोड़ा कस्बे थे, उस समय इतना ज़्यादा तकनीकी शिक्षा का विस्तार नहीं था, तो उस समय था। लेकिन उस समय अगर ओवरऑल हम देखें तो जो क्विज और बाकी जो डिबेट और बहुत सारे जो लोक्यूशंस, इस तरह की जो प्रतियोगिताएँ होती हैं, वो एक किसी भी प्रतिभागी को, स्कूल के बच्चों को एक बेहतर मंच देती थी और उसका निश्चित तौर पे बच्चों के जो भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनके लिए एक सकारात्मक असर रहता है। बाद में स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी मैं स्कूल की टीम्स में बहुत सारे जो टीमें जो विभिन्न तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहती हैं, खासतौर पे डिबेट और क्विज में, उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला था। तो इस चीज़ें एक विद्यार्थी के तौर पर और आगे एक व्यक्ति के तौर पर, ख़ास तौर पर हम देखें जब हम बहुत सारे अलग अलग मंचों पर इंटरेक्ट करते हैं, दोनों चीज़ों में आपको एक सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करती हैं। सिवान से सर बीएचयू आप पहुँचे हायर एजुकेशन के लिए, तो वो सफ़र कैसे तय हुआ बीएचयू पहुँचने का? एक बेहतर यूनिवर्सिटी में एक आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर एक नेटवर्क, वहाँ पे अलग अलग आपका जो एक्सपोजर होता है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है, जो शिक्षकों का स्तर रहता है, वहाँ साथ के आपके जो प्रतिभागी होते हैं, जो आपके साथ के मित्र होते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक बेहतर वातावरण और विस्तृत वातावरण में होती हैं। उनको हम सकारात्मक ढंग से लें तो एक प्रतिभागी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो एक माइंडसेट होता है, आपको प्रतियोगिताओं का सही आकलन करने की जो क्षमता होती है वहाँ विकसित होती है। आप ये समझ पाते हैं कि आप इस दौड़ में कहाँ खड़े हैं, आपको कितने और रफ्तार की ज़रूरत है, कितना आप मेहनत कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखने का, अपने को आंकने का, जांचने का, अपने को मेहनत करने का, अपनी इच्छा शक्ति, सारी चीज़ों का आकलन होता है और आगे की आप एक रूपरेखा बना पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में मुझे यूनिवर्सिटी से काफ़ी मदद मिली और वहाँ एक अच्छे मित्रों की एक टीम बनी जिसने काफ़ी मदद की और हम लोगों ने एक साथ साथ तैयारी भी की। सर, आईपीएस बनने का सपना क्या बीएचयू में देखा था या सिवान में देखा था? जब आप तैयारी करते हैं, शुरुआत में आपके दिमाग में एक खाका तो होता है, लेकिन उसको मूर्त रूप देने के लिए आपके पास एक बेहतर माहौल होना चाहिए और बेहतर मार्गदर्शन होना चाहिए। ये चीज़ें मुझे यूनिवर्सिटी के दिनों में मिली और उसका हमें फ़ायदा मिला। सर, आईपीएस का इंटरव्यू होता है तो कई तरीके की ऐसी सोशल मीडिया पे बात चलती हैं, कई ऐसे मॉक इंटरव्यूज़ भी देखे जाते हैं कि साइड के बटन कितने हैं, सीढ़ियाँ आप चढ़ के आए वो कितनी, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। सर, कुछ तथ्यात्मक क्वेश्चन भी उसमें होते हैं? एक्चुअली जो पूरी तरह से जो किसी तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यू बहुत ही एक सब्जेक्टिव आकलन होता है, लेकिन उसमें ये निर्भर करता है कि आप उस परिस्थिति में हो सकता है बहुत सारे सवालों के जवाब न जानते हों, लेकिन उसमें इस बात का आकलन जरूर होता है कि एक अप्रत्याशित स्थिति में आपका रिएक्शन कैसा है,
आप ऐसा तो नहीं कि हौसला छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं कि आपने तथ्यों को छुपाने की कोशिश की, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने तोड़ मरोड़ को चीज़ों को रखने की कोशिश की। तो कुछ इससे हमारे व्यक्तित्व के जो मूल चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें को आंकने की प्रयास होती है, कोशिश होती है। हालांकि हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू लेना 15-20 मिनट में आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है, आसानी से संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ये कोशिश रहती है कि उसका आकलन सही ढंग से हो और बेहतर ढंग से उस आकलन के साथ साथ कोशिश रहता है कि उस व्यक्ति के जो कई व्यक्तित्व के जो पहलू हैं उनको उभार के लाया जाए। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसका आकलन, उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल संख्या बताएं, बल्कि अप्रत्याशित स्थिति में आपका व्यवहार, आपके जवाब देने की कौशल, कैसे आप उस प्रश्नों को लेते हैं, आप किस तरीके से उसको सहजता से लेते हैं या बहुत घबरा जाते हैं, इन सारी चीज़ों को एक देखने का नज़रिया होता है। आप सर नक्सली एरिया बालाघाट में भी रहे हैं, वहाँ पे संजीवनी एक प्रोजेक्ट आपने चलाया था। किस तरीके से सामान्य ज़िले को संभालना और एक नक्सली ज़िले को संभालना, क्या चुनौतियाँ होती हैं सर? नक्सली ज़िले में आपकी चुनौतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। उसमें लोगों के साथ एक संवाद विकसित करना, लोगों के साथ एक बेहतर विश्वास कायम करना, उसमें आपकी जो बहुत सारी पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं, पुलिस की कार्रवाइयों के प्रति लोगों का जो समर्थन होता है, जो सहयोग होता है, जो सूचना तंत्र होता है, इन चीज़ों को ठीक ढंग से विकसित करना उसकी एक प्राथमिकता होती है। और नक्सल इलाकों में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ जवानों से सीधा एक संवाद, जवानों से किस तरह का इंटरेक्शन है, ये चीज़ मायने रखती है। तो बालाघाट में मुझे काम करने का एक बेहतर मौका मिला और उसमें युवाओं से खेल के माध्यम से जुड़ने की बात हो, लोगों से संवाद की बात हो, बेहतर सूचना तंत्र की बात हो। लगातार वहाँ पुलिस की एक अच्छी टीम थी और उस टीम ने लगातार इस दिशा में, सकारात्मक दिशा में बढ़ने में एक भरपूर प्रयास किया और उसके बड़े अच्छे परिणाम भी निकले। अभी हम देखते हैं कि अपराधी जब अपराध करते हैं उसके बाद उनके घर तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो उस घर तोड़ने के बाद कहीं ना कहीं खौफ का मंजर जो है वो अपराधियों में रहता है कि अगर अपराध करेंगे तो उसकी सज़ा उनके साथ साथ उनके परिवार को भी मिल सकती है। तो क्या अपराध की जब इस तरीके की सज़ा मिलती है अपराधियों को तो उसमें कमी आती है अपराध में, आप क्या देखते हैं इसको लेकर? दोनों प्रक्रियाएं जो हैं एक समानांतर प्रक्रिया है और कहें तो हम घर उसी का तोड़ा जा सकता है जो एक वैधानिक परिधि में आता हो, जिसने अतिक्रमण कर रखा हो और उसको एक वैधानिक तरीके से नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो हाँ, निश्चित तौर पे अगर कोई अपराधी और उसका घर तोड़ा जाता है तो उसका एक बड़ा सकारात्मक और कठोर संदेश जाता है अपराधियों के बीच में खास तौर पर। और ये दिखाया जाता है कि जिन्होंने कानून का अतिक्रमण किया, उन्होंने ज़मीन पर भी अतिक्रमण किया, कहीं ना कहीं अतिक्रमण उनकी मानसिकता में है, उसको तोड़ा जाए। और निश्चित तौर पे जो पीड़ित पक्ष है या जो भी लोग हैं उसका स्वागत करते हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि हम उसी का पुलिस नगर प्रशासन के तौर पे, खास तौर पे आप देखेंगे तो नगर निगम की एक पूरी टीम होती है, प्रशासनिक अमला होता है, पुलिस होती है। लेकिन ये पूरी जो प्रक्रिया है एक वैधानिक परिधि में होता है और ये तभी संभव है जब एक वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया हो। तो ये ज़रूर है कि उस व्यक्ति की अतिक्रमण को सामान्य स्थिति में भी हो सकता है कि उस गली मोहल्ले में जब 2 साल 4 साल बाद अतिक्रमण हटता तो उसका अतिक्रमण हटाया ही जाता। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में एक व्यक्ति ने अपराध करके एक समाज में अगर दहशत फैलाने की कोशिश की है और उसको बार बार पुलिस हर स्तर पर सत्यापित भी होता है, बहुत सारी जो एजेंसीज करती हैं, अगर लगता है कि किसी व्यक्ति ने इस तरह का संगीन अपराध किया है जिससे समाज में भय है, तो निश्चित तौर पर इस कार्रवाई से बहुत ही सकारात्मक संदेश और कठोर संदेश अपराधियों के बीच जाता है। हाल ही में हमने देखा है सर हत्या के मामलों में कमी आई है, तो एक बड़ी उपलब्धि पुलिस के लिए है। किस तरीके से ये उपलब्धि पुलिस ने हासिल की है? इस बीच में अगर हम देखेंगे तो लगभग 40 से 45% की कमी हत्या जैसे मामलों में आई है। समान तौर पर हम जानते हैं कि प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ती है और उस अनुपात में अगर सामान्य प्रवाह में भी देखें तो अपराधों का कुछ प्रतिशत बढ़ ही जाता है। लेकिन इसमें बढ़ने के बजाय उल्टे 40-45% तक कमी आ पाना एक बड़ी उपलब्धि है पुलिस की। और इसके पीछे एक बड़ी वजह है पुलिस की लगातार कार्रवाइयाँ और साथ ही साथ इसमें तथ्यात्मक कार्रवाइयाँ का एक सही उपयोग किया जाना इसके प्रति महत्वपूर्ण वजह है। न सिर्फ इसी तरह बल्कि महिला अपराधों के जो संगीन धाराएं हैं उनमें भी कमी आई है। खासतौर पे जो दूसरे जो बड़े अपराध हैं, जो सनसनीखेज अपराध हैं, उनमें भी काफ़ी तेज़ी से कमी आई है और यह पुलिस के द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाइयों का प्रतिफल है। आप सर इंदौर पुलिस कमिश्नर रहे हैं और अब भोपाल पुलिस कमिश्नर हैं। दोनों बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के, दोनों में काम करने में कठिनाइयाँ किस शहर में ज़्यादा आती हैं? कठिनाइयाँ नहीं, इसमें कह सकते हैं कि दोनों शहरों की चुनौतियाँ जो हैं अलग अलग हैं। अगर हम इंदौर की चुनौती की बात करें तो वहाँ अपराधों का, चूँकि राजधानी से ज़्यादा वहाँ पर अपराध जनसंख्या ज़्यादा है। अगर हम देखें तो जनसंख्या यहाँ से लगभग 40% के आसपास ज़्यादा है।
तो उस जनसंख्या के कारण निश्चित तौर पे आबादी ज़्यादा होगी तो अपराधों की संख्या ज़्यादा होगी। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज क्राइम की संख्या वहाँ पर ज़्यादा रहती है, क्योंकि उस तरह से शहर की जो संरचना के स्तर पर देखें और ख़ासतौर पर अपराधों के प्रकृति के आधार पर देखें तो उसमें निश्चित तौर पर असर पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पर अपराधों की जो प्रकृति है वो अलग तरीके की है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। यहाँ पर प्रदेश भर के जितने भी कानून व्यवस्था से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उभर करके सामने आते हैं और पुलिस उसमें लगातार लगी रहती है। तो दोनों जगहों पर ऐसा नहीं कह सकते कम या ज़्यादा, दोनों अगर एक पुलिस सिंह को हमेशा एक हम टोटलिटी में देखते हैं, एक हमेशा एक पूर्ण तरीके से उसे देखना चाहिए। लेकिन अगर हम टोटलिटी में भी देखें तो यह तय है कि दोनों शहरों में चुनौतियां समान हैं, लेकिन चुनौतियों का स्वरूप अलग अलग है। पुलिस कमिश्नरेट के पहले भी आपने सर पुलिस में जनता की सेवा की है और पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद भी आप सेवा कर रहे हैं। दोनों में कितना अंतर हुआ है सर? क्योंकि पहले पुलिस कमिश्नरेट भोपाल और इंदौर नहीं था, लेकिन अब है, तो कितने अधिकार बड़े हैं और क्या कुछ चुनौतियाँ या कुछ ताकत पुलिस को मिली? इसे ताकत के बजाय मैं जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहूँगा, और पुलिस की जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं। पुलिस ने लगातार प्रथात्मक कार्रवाइयाँ की हैं, अपराधियों पर लगाम लगाई है, अपराधियों के खिलाफ प्रतिबद्धता से कार्रवाई के लिए लगातार पुलिस संकल्पित रही है। और अगर हम इसका उदाहरण देखें, अभी आप बता रहे थे जैसे कि जो बड़ी संख्या में 45% के आसपास जो हत्या जैसे मामलों में कमी आई है, यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऐसे मामलों में हम समान तौर पर नहीं कह सकते कि पुलिस ने मामले दर्ज नहीं किए और कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हत्या जैसे मामले ऐसे हैं कि कोई छुपा नहीं सकता। ये मामले पूरी तरीके से पारदर्शी और हर व्यक्ति को करना ही होता है। तो इसमें इतने तरीके की कमी आना ये स्वयं दिखाता है कि पुलिस ने सक्रियता से काम किया है। न्यू ईयर आने वाला है सर, क्या कुछ सख्ती पुलिस की तरफ से की जा रही है? नए वर्ष में पुलिस की दो चिंताएं विशेष तौर पर रहती हैं। एक तो युवाओं का बड़ी संख्या में अनियंत्रित ढंग से वाहन चलाना और तेज़ रफ्तार में वाहन चलाना। कई बार शराब पी करके वाहन चलाने की बात आती है। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने लगभग 500 का अतिरिक्त बल भी लगाया है, और शहर के बाहर के जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं, जो बाईपास हैं, जो बड़े शहर के बाहर जाने वाले रास्ते हैं, उन जगहों पर पुलिस की खास तैनाती रहेगी। उसमें दुपहिया वाहनों पर ज़्यादा जोर होगा। इसमें जोर होगा कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, ओवर स्पीडिंग न करें, शराब पी करके वाहन न चलाएं, मोबाइल पे बात करते हुए न चलाएं। इन सारे बातों का ध्यान रखा जाएगा, ताकि कई बार युवा जो हैं इन चीज़ों से जब इनके प्रति लापरवाह हो जाते हैं और बड़ी घटनाएं होती हैं, और कई बार युवाओं को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है, इस तरह की काफ़ी घटनाएं होती हैं। तो पुलिस इनको पूरी तरह से रोक सके, सख्ती से कार्रवाई से कर सके, इसके लिए जो बाहर के हमारे हाईवेज हैं उस पर हमारे पास स्पीड रडार गन भी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग होगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की हादसे न हो और हमारे जवान जो है सुरक्षित रहें। दो मुद्दे सर बड़े हैं, अहम हैं, जिस पे सवाल पूछना जायज़ भी है। एक होता है महिला अपराध और दूसरा अब हो गया है सोशल मीडिया पर जो अपराध होने लगा है, साइबर अपराध जिसे कह सकते हैं। इन दोनों अपराधों पर किस तरीके से रोक लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है? दोनों पर पुलिस कोशिश कर रही है। साइबर अपराध की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, खासतौर पे कोरोना के बाद इसकी संख्या तेज़ी से इस संख्या में बढ़ी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो पुलिस की टीम भी मजबूत हुई है, लगातार पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं। पुलिस को कोशिश की है कि लोगों को जागरूकता के माध्यम से भी इसे दूर किया जाए, सुरक्षित किया जाए, क्योंकि जागरूकता भी एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा माध्यम है जिसके कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो पुलिस ने उसमें भी लगातार कोशिश की है। और साथ ही साथ महिला अपराधों की संख्या है, तो महिला अपराधों की संख्या में कमी आई है। जो गंभीर मामले हैं उसमें पुलिस की कार्रवाई से लगातार उसमें कमी आई है। पुलिस स्कूल कॉलेजेज में जाकर के जागरूकता फैलाने से लेकर के और इन कार्रवाइयों पर कड़ी से कार्रवाई हो और शीघ्र कार्रवाई हो, पुलिस इसके लिए भी लगातार प्रयासरत है। पुलिस विभाग में आप काम कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है। परिवार को कैसे संतुलित कर पाते हैं सर? कैसे वक्त निकाल पाते हैं परिवार के लिए? उसमें कई बार होता है कि आप पुलिस की कार्य की प्रकृति ऐसी है कि आप कई बार नहीं रहते, पर्व त्योहारों में सामान्य तौर बाहर ही रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ मेरे नहीं, एक समान तौर पे जब पुलिस के कार्य रूप में आते हैं ना, पुलिस की आप कार्य क्षेत्र के रूप में चुनते हैं, तो ये बातें उसमें इनबिल्ट होती हैं। आपको मान के चलना होता है कि ऐसी स्थिति बनेगी और आप उसे मानसिक रूप से तैयार भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई नई नहीं है। पुलिस की जो कार्य पद्धति है, एक जो सब कल्चर है, उसका हिस्सा है कि इन चीज़ों के लिए आप तैयार रहें। और ये बेहतर होगा कि जब हमारे जवान और जब हमारे बाकी लोग सड़कों पर हों तो अपेक्षा की जाती है कि बड़े अधिकारी भी बाहर रहें। तो इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है, समान इसे पुलिस की दिनचर्या का मैं हिस्सा ही मानता हूँ। आपका व्यवहार आम जनता के प्रति बड़ा ही आसान रहता है। जनता आपसे मिलती अपनी समस्याएं बताती है। नीचे आप ऐसी क्या प्रक्रिया चलाना चाहेंगे या चल रही है कि पुलिस से जनता डरे नहीं, जबकि उनसे अपनी बात कहे और पुलिस उसका समाधान निकाले?
इसमें लगातार पुलिस से हम देखते हैं कि प्रतिदिन अधिकारी संवाद करते हैं। हम लोग भी लगातार जनता से प्रतिदिन मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। साथ ही साथ ये जो हर थानों में जो फीडबैक सिस्टम है उसे मजबूत किया गया है। व्यक्ति उस रजिस्टर में जाके फीडबैक दे सकता है, उसका फीडबैक लिया जाता है ताकि लोगों से एक जो संवाद है, उनकी समस्याएं हैं, वो तेज़ी से उनको अंडरलाइन किया सके। अभी पुलिस ने कुछ थानों को ISO भी कराया है, कुछ और थानों की प्रक्रिया चल रही है। उसमें एक महत्वपूर्ण घटक ये भी रहता है कि पुलिस का इंटरेक्शन जनता के साथ कैसी है। तो पुलिस इन सारे मुद्दों को लेकर के सतर्क है और ख़ासतौर पर जनता एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है, लोगों से जुड़े हुए ये आम व्यक्ति के लिए ही ये पुलिस का पूरा संगठन है जिसमें आम व्यक्ति को राहत दिलाई जाए। लगातार जो प्रशासनिक जो टीम है, जो पुलिस की टीम है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि लगातार पुलिस जो है एक जनता के प्रति फ्रेंडली तरीके से काम करे और अपराधियों के प्रति अत्यंत कठोरता से पेश आए। तो इन मुद्दों को, इन भावों को लेकर के पुलिस लगातार प्रयासरत है। पुलिस सर कोई ऐसा नया अभियान चलाने जा रही है जिससे जनता को सुविधा हो, ऐसा कुछ नया प्रोजेक्ट क्या आने वाले वक्त में जनता को देखने मिल सकता है? साइबर क्राइम और ट्रैफिक को लेकर के पुलिस ने लगातार अभियान चलाया है। अभी ट्रैफिक की दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। ये पुलिस के लगातार प्रयास का प्रतिफल है। इसमें स्कूल कॉलेज से लेकर के पुलिस की कोशिश रही है कि खासतौर पे एजुकेशन के तरीके से एक जागरूकता लाई जाए, इन्फोर्समेंट के माध्यम से जागरूकता लाई जाए जो पुलिस का काम है, और इंजीनियरिंग को भी जोड़ा जाए ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं में कमी आए। क्योंकि समान तौर पे किसी भी शहर में जितने भी होमिसाइड्स होते हैं उससे लगभग 5 से 6 गुना तक उसमें ट्रैफिक से जाने चली जाती हैं। तो एक बड़ी संख्या होती है और इसमें युवाओं की संख्या ज़्यादा रहती है। पुलिस ने इसको प्राथमिकता पर लिया है। साथ ही साथ साइबर क्राइम से आम आदमी प्रभावित है, पुलिस ने उसको लेकर के भी न सिर्फ साइबर टेल अपनी टीम को मजबूत किया है, बल्कि पुलिस की कोशिश है कि लगातार पुलिस का जो अभियान है चलता रहे, लोगों को जागरूकता फैलाई जाए। बीच बीच में पुलिस एडवाइजरी भी जारी करती है ताकि एडवाइजरी के माध्यम से ऐसे लगभग 60 से 70% मामले कम हो जाते हैं, लोग जागरूक रहते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के पुलिस गंभीरता से काम कर रही है। इसके साथ साथ महिला अपराधों पर भी पुलिस का जोर है और महिला अपराधों में इस साल उस लगातार प्रयास के कारण कमी भी आई है। एक सवाल है सर, बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आपने भी उस दौर से आप गुजरे हैं, तो ऐसा क्या सही सिलेबस होता है कि उन बच्चों को अगर वो पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता हासिल हो सकती है? बच्चे एक शुरू में काफ़ी हर चीज़ों के लिए ओपन होते हैं। उनका दिमाग जो होता है उनमें चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता बड़ी तेज़ होती है। तो एक सही मार्गदर्शन मिले, सही संसाधन हो और सही मनोयोग से पढ़ें तो पूरी तरीके से तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी जानकारियां हैं तो जानकारियों की संख्या के कमी के कारण, जानकारियों की अधिकता के कारण कई बार समस्या पैदा होती है। हमें ये जानना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि कई बार इतनी सोशल मीडिया के कारण सूचनाओं का बाढ़ आ गया है, प्रवाह आ गया है कि कई बार बच्चे उन चीज़ों में उलझ जाते हैं जहाँ पर उनका ध्यान नहीं जाना चाहिए, या जो सूचनाएँ असंगत होती हैं, जो सूचनाएं उनको ध्यान को भटकाती हैं और कई बार उनकी विषय से इतर होती हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी फोकस के साथ इस सूचनाओं के विस्फोट के इस युग में हम केंद्रित हो सकें अपनी सूचनाओं के लिए और अपने लक्ष्य पर, ये सफलता की मूलभूत गारंटी है। यह सवाल इसलिए आपसे पूछा सर क्योंकि कई बार देखा जाता है बच्चे इतने प्रेशर में आ जाते हैं और अगर उनका अटेम्प्ट नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं वो खुदकुशी जैसे मामले देखने को हमें मिलते हैं। कोई भी लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है कि जीवन से ज़्यादा बड़ा हो, और कोई भी लक्ष्य इतना नहीं हो सकता है कि हम जीवन को उसके लिए पीछे छोड़ दें। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होना है। सफलता असफलता जीवन का हिस्सा है और हमें अगर एक जगह असफल होते हैं तो दूसरी 10 नए रास्ते खोलते हैं, 10 हमारे लिए अन्य जीवन के दूसरे रास्ते खुलते हैं। और ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं कि व्यक्ति कई छोटे छोटे चीज़ों में कई बार सफल नहीं हो पाया और बाद में जब उन्होंने सही तरीके से लिया तो जीवन के बड़े लक्ष्यों को पाने में वो सफल रहे। तो हो सकता है कोई बड़ा लक्ष्य हमारा इंतजार कर रहा हो, उस छोटी सी असफलता को भूल करके नए तरीके से अपने को संगठित करके एकाग्रचित होकर अगर हम बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि लक्ष्य कोई भी पाना मुश्किल नहीं है। और युवा खास तौर पे अपने लक्ष्य को सफलता असफलता को लेकर के कहीं भी व्यथित न हो या उसमें अवसाद में न जाए, बल्कि एक नए इच्छा शक्ति से अपने को मजबूत करें, अपने को नए तरीके से इकट्ठा करें, एकजुट होकर के लक्ष्य पर भिड़ें। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा करें तो सफलता अवश्यंभावी है। हमारे चैनल के माध्यम से सर भोपाल वासियों को कोई संदेश आप देना चाहें? पुलिस आपकी मित्र है। पुलिस हर उस व्यक्ति का जो कानून में आस्था रखती है उसका सहृदय मित्र है। और पुलिस हमेशा से जो असामाजिक तत्व हैं उनके लिए एक दुर्गम चुनौती है और उनके साथ कठोरतापूर्वक लगातार व्यवहार करेगी ताकि समाज के जो लोग
जो कि कानून में आस्था रखते हैं अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। अगर आपको भी लगता है कि कहीं आपके आसपास परिवेश में किसी तरह की कोई ऐसी घटना होती है तो उसको लेकर के आप पुलिस के साथ जानकारियाँ साझा करें, पुलिस को बताएं, पुलिस उसमें कठोरता से कार्रवाई करेगी। एक बड़ी ज़रूरी है कि एक विकास के लिए एक बेहतर कानून व्यवस्था और अपराध मुक्त शहर हो, और उसमें पुलिस अपनी अधिकतम कोशिश से लगातार प्रयासरत है कि हम सबके साथ मिल करके पूरे सभी सूचनाओं की बात हो या फिर एक सहयोग की बात हो, दोनों आधार पर पुलिस उसको बेहतर ढंग से शहर को बेहतर से करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेगी। तो पुलिस आपकी मित्र है, ये साफ तौर पर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र साहब का कहना है। और पुलिस से आप झिझके नहीं, आपकी कोई भी अगर समस्या हो तो आप पुलिस के पास जाएं और पुलिस उसका समाधान आपको करेगी। तो हरिनारायणचारी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप पुलिस के पास जाएँ, कोई भी समस्या हो उसका समाधान प्राप्त करें। फिलहाल खास मुलाकात में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।